बीच में जब कोई भी सरकार आती है तो इससे पहले चुनावों में घोषणा पत्रों में बहुत सी दावेदारी की जाती है। युवाओं से यहाँ पर सीधे तौर पर काफ़ी वादे किए जाते हैं और कहा जाता है रोजगार से ओतप्रोत होगा हिंदुस्तान, रोजगार से ओतप्रोत होगा जम्मू कश्मीर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो नदारत लग रहे हैं। 2014 के चुनावों की बात की जाए या 2019 के चुनावों की बात की जाए, बेरोजगारी दर में लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। और अभी अगर मैं कहूँ तो सरकारी विभाग की तो बात छोड़िए, अब प्राइवेट सेक्टर पर भी बेरोजगारी की मार पड़ रही है। कोरोना की मार है, महंगाई की मार है, और इसको किस तरह से अब कटघरे में केंद्र सरकार को रखने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। अभी मेरे साथ उदय भानुचिब मौजूद हैं, जो यूथ कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रेसिडेंट है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ सवाल है मेरे इनसे कि क्या बेरोजगारी दर में जो बढ़ोतरी है इसकी उम्मीद थी या कुछ और जो थे यहाँ पर समीकरण बनने वाले थे जिस तरह से केंद्र सरकार ने 2019 में कहा था। क्या लग रहा है कि बेरोजगारी दर, कहीं ना कहीं आप पर सवाल था कि आपने रोजगार नहीं दिया है, आपने भ्रष्टाचार किया, लेकिन इस समय किस तरह से केंद्र सरकार के दावे जो हैं वो खोखले हो? देखिए, सबसे पहले तो भारत के हर एक युवा की तरफ से मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि मौन हूँ, शांत हूँ, उचित समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, अपने भविष्य के लिए मैं रोज़गार की मांग कर रहा हूँ। और सभी यूथ, सभी युवा, हर एक युवा भारत का आज मांग कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट से कि आपने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे 2014 की इलेक्शन हो या 2019 की इलेक्शन हो, कि 2 करोड़ रोज़गार युवा को दोगे, हर साल मिलेंगे, वो वादे कहाँ गए? ये रोज़गार देने की बात छोड़िए, भारत में पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का स्तर जो है वो आज है। आज कोरोना के चलते अगर 2020 में 8% से ज़्यादा हमारा बेरोज़गारी का स्तर है, और कोरोना से पहले 7% तक ये स्तर पहुंच चुका था। ऐसी क्या मजबूरी रही भारत सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट की, या हम कहें मोदी सरकार की, जो अनएम्प्लॉयमेंट देने की बजाय इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दे दिया भारत के युवाओं को। सीधे से सवाल है कि आपकी नीतियाँ फेल रही, या आपका ध्यान ही नहीं गया सरकार का कि भारत के युवाओं को नौकरी देने की, रोज़गार देने की भी ज़रूरत है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ इसलिए ही था कि कहाँ कहाँ भारत में किस स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, उसको सरकार को कैसा तोड़ा जाए। आप ही की सरकारों पर ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ भी देश में, पूरे देश में कहीं भी अगर भारत में कोई टक्कर दे रहा है बीजेपी को तो वो कांग्रेस है। चाहे देखिए 2019 के चुनाव का हाल आप जानते हैं, किस तरह से टक्कर दी थी आपने भाजपा? देखिए, हम जानते हैं जो मुद्दे थे तब भी यही मुद्दे थे, चाहे राफेल का मुद्दा हो, जितने पैसों में 126 फाइटर जेट हमारे देश की सुरक्षा के लिए आते, आज 36 आए हैं। वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आधे से ज़्यादा फाइटर जेट भारत में बनते, हमारा देश राफेल को खुद बनाता, उसको भी मोदी जी ने नकार दिया। हिंदुस्तान HCL जो कंपनी है, उसने ये बनाने थे, वो निजी कंपनी को दे दिया गया। और कौन? अंबानी। तो सीधे सीधे बात है कि हमारे देश में जो एक्सपेक्टेशन मोदी जी को थी वो उन्होंने पूरा नहीं किया। पुलवामा हमला हुआ, उसके कारण, उसका फ़ायदा बोलिए या जो भी कारण है, उससे लोग नाराज़ थे मोदी जी से, और जवाब अच्छे से मिल जाता। लेकिन जो भी जनता का जनमत है उसको सर आंखों पे रखते हैं। लेकिन अगर फिर से मोदी जी सरकार में आ गए और प्रधानमंत्री बन गए, उसका ये मतलब नहीं है कि ये हक मोदी जी को मिल गया कि वो युवाओं के रोज़गार के बारे में नहीं सोचें। और अगर नहीं सोचेंगे तो यूथ कांग्रेस सड़कों में आएगी, आती रहेगी और आती रहेगी। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले काफ़ी समय से युवा कुछ सवाल कर रहा है भाजपा से कि रोज़गार नहीं है, महंगाई की मार है, टोल प्लाजा है, पेट्रोल डीजल है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप घेरने की कोशिश जो है यहाँ पर भाजपा को कर रहे हैं, आप सफल हो पाएंगे, या भाजपा एक बार फिर से अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते तो प्रचंड बहुमत देगी? क्योंकि पिछली बार सीटों का जो रुझान था कांग्रेस के खाते में नहीं आई थी, लेकिन भाजपा ने बहुत अच्छा बहुमत। मैं आपकी बात मानता हूँ, ऐसा हुआ था, लेकिन जितने वादे करके भाजपा, खासकर जम्मू के लोगों का जो बहुमत मिला था जो बीजेपी को, और जो वादे किए थे, उसमें एक चीज़ पे भी खरा नहीं उतरी। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा धोखा अगर किसी को मिला है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ख़ासकर जम्मू के लोगों को मिला है। मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ा धोखा तो ये किया कि हमारी डोगरा आइडेंटिटी ख़त्म कर दी स्टेट हटाकर। ये महाराजा हरी सिंह जी ने ये हमें स्पेशल स्टेटस दिया था, उनका अपमान किया। और साथ ही साथ जब उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, यूटी बनने के बाद बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी, करप्शन हट जाएगी, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो आप बताइए मिलिटेंसी क्या ख़त्म हो चुकी है? करप्शन चरम सीमा पे है, हम सब जानते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में अंधा राज चल रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की बात करें तो आज जान हथेली में डालकर युवाओं को
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी का रूल है जिसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है वो जो नई नौकरियों के फॉर्म है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हरासमेंट पैसे देने के बाद बन रहे हैं। भ्रष्टाचार के उदय जी आरोप अगर मैं कहूँ तो शुरुआत इस लफ्ज़ की शायद कांग्रेस की सरकारों से हुई। जब 2019 के चुनाव थे या 2014 के चुनाव थे, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर यहाँ पर घेरा गया है तो कांग्रेस की सरकारों को घेरा गया कि आपने 70 साल लूटा है, आपके पास इतना पैसा है कि आप पूरा देश जो है वो नहीं चला सकते थे, और आपको कहा है कि भ्रष्टाचार अगर कहीं देखना है तो आप कांग्रेस के खेमे में देखें। कितनी सच्चाई? ये करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। एक बहुत अच्छा माहौल बनाया, मीडिया वालों की मदद भी ली, लेकिन सच्चाई क्या है? वही अन्ना हजारे जो लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे, बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही थी, आज मोदी जी को 6 साल हो गए, बन गया लोकपाल बिल। वही लोग 2G घोटाला कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया और वो सुप्रीम कोर्ट ने वो बोल दिया कि कुछ घोटाला नहीं हुआ था। जो CAG के जो विनोद राय थे तब, जिन्होंने बोला इतने लाख का कोल स्कैम हो गया, ये हो गया, उनको इन्होंने कितने गिफ्ट दे दिए, उनकी कितनी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कर दी। तो ये क्या कनेक्शन था? जो बोला इन्होंने कांग्रेस में, एक भी आरोपी आज कांग्रेस का ही कोई भी नेता जेल में है? अगर जेल में नहीं है तो 2 बातें, या तो फिर उन्होंने कुछ किया नहीं था, आपने झूठे आरोप लगाए थे, और अगर ऐसा नहीं है कि वो सच में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने करप्शन की थी, पैसा खाया था जो बीजेपी बोलती है, फिर वो जेल में क्यों नहीं है? इसका मतलब आपने उन नेताओं से पैसे खा लिए और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो प्रश्न चिन्ह तो आप पे है। लेकिन आपकी अगर मैं सरकार की बात करूं, 2014 का जो माहौल था आपके विपरीत ही चल रहा था, क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि विकास होना चाहिए, और विकास जो था सामने भाजपा रख रही थी। लेकिन 5 साल जब यहाँ पर सरकार चली बीजेपी की, उसके बाद भी सीटों का उस तरह से आपको मत क्यों? देखिए, सबसे पहले तो इस जो आपने बोला जो माहौल बना, जिस तरह से बना, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो अन्ना हजारे जी हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को बीजेपी ने यूज़ किया, ये तो हमारे वर्ड्स नहीं है, और उनको बीजेपी ने आगे प्लॉट करके पीछे से जो षड्यंत्र रचा वो सब जग जाहिर है। और साथ ही साथ अगर जब हम बोलते हैं 70 साल में देश को लूटा, वो कांग्रेस की आप इंसल्ट नहीं कर रहे हो, हमारे बुजुर्गों की, हमारे जो लोग जिन्होंने देश के लिए खून दिया है, खून पसीना दिया, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। आप जानते हैं भारत देश जो है उसकी जो इंडियन आर्मी है और हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, टॉप 3 में हम स्टैंड करते हैं। सवाल आप पर भी आते हैं कि आप डिफेंस सेक्टर हो या इंडियन आर्मी पर बहुत सवाल उठाते हैं। पुलवामा हमले पर आपने सवाल उठाए, राफेल पर आपने सवाल उठाए, तो हमेशा ये देश के विपरीत चलने वाली जो नीति है, लग रहा है कि इससे नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ। उसको कुछ लोगों ने मैनिपुलेट बड़े अच्छे से किया, उनकी उस पर मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। अगर पुलवामा पे हमने सवाल उठाए तो पुलवामा में हमने ये सवाल उठाए कि वो बम ब्लास्ट वहाँ कैसे हुआ, हमारे जो जवान थे जो शहीद हुए उन्होंने अपनी जानों से हाथ धोया, उनके परिवार आज भी रो रहे हैं। तो कार्रवाई की जाए कि ये गलती इतनी बड़ी कैसे हो गई, ताकि आगे से कोई भी शहीद ना हो, कोई भी भारत माँ का बेटा जो जवान है, इंडियन आर्मी का सोल्जर है, उसके साथ ऐसा ना हो, इसलिए कार्रवाई की जाए और देखा जाए जो लूप होल रह चुके हैं, क्योंकि लूप होल थे तभी तो इतना बड़ा बम धमाका यहाँ पे हुआ, नेशनल हाईवे में हुआ, तो सिक्योरिटी फेलियर था। अगर वो हम अपनी गलती पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो ये सवाल था। उसको अगर एंटी नेशनल बोलेंगे, अपने देश के सिपाहियों के लिए, वीरों के लिए तो हम मांग कर रहे हैं कि आगे से ऐसा ना हो, इसकी जांच की जाए। राफेल 126 फाइटर जेट भारत को चाहिए थे, 126 फाइटर जेट कांग्रेस पार्टी इस देश भारत को दे रही थी जब ये जो डील साइन हुई थी, और आज आए हैं 36। तो हमारी देश की सुरक्षा के लिए 126 फाइटर जेट चाहिए थे और चाहिए थे, तो हम ये बोल रहे हैं उतने पैसों में जब हम 126 फाइटर जेट ला रहे हैं, अब 36 क्यों ला रहे हैं? इसी राफेल के मसले पर राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, और उस समय तमाम भाजपा के जो नेता थे उन्होंने ट्विटर हैंडल्स पर, सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं हूँ चौकीदार। शायद राहुल गांधी की जुबान से वो लफ्ज़ नहीं निकला, तो आप चुनाव जो थे थोड़ी सीटें जो ज़्यादा ले सकते। नहीं, वैसा नहीं है। उस चीज़ को मैं फिर से बोलूँगा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस चीज़ का पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी ने लिया और पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश की, उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिला। लेकिन झूठ एक बार चलता है, 2 बार चलता है, बार बार नहीं चलता। राहुल जी ने बोला था कि अगर वो चौकीदार कह रहे हैं तो इतनी करप्शन क्यों हो रही है, और ये जो मुद्दा था राफेल का, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। आज अगर मैं बोलता हूँ मेरे देश में 126 जेट चाहिए और आप 36 ला रहे हो उतने ही रुपए के, तो क्यों इतने महंगे रातों रात जेट आपने कैसी कौन सी डील कर दी कि जेट इतने महंगे कर दिए? राम मंदिर पर जब यहाँ पर निर्माण हो रहा था, दिग्विजय सिंह तब भी सवाल कर रहे थे, तब भी कह रहे थे कि ये पूरा जो मामला है उन्होंने बीजेपी के साथ संबंधित कर दिया। सबको लगता है कि जो भी मुद्दा देश में आएगा, कांग्रेस हमेशा विपरीत जो नीति अपनाती है उससे देश की जनता का जो कहीं ना कहीं जो रुझान कांग्रेस की तरफ जाता है वो हट जाता है। नहीं, वैसा नहीं है। चाहे राम मंदिर की बात हो, ये तो आस्था का विषय है।
प्रियंका जी ने, चाहे राहुल जी हों, सब ने स्वागत किया। अगर एक हिंदू होने के नाते हम सभी लोग खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सवाल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो कांग्रेस पार्टी और कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी है वो तो करेगी। विपक्ष पूछता है तो वो देशद्रोही क्यों बन जाता है? क्योंकि आपकी बातें ही ऐसी होती हैं, आप बयान ही ऐसे देते हैं। फिर से मैं वही बोलूँगा, अगर मैंने सवाल किया कि हमारे देश में शहीद और नहीं होने चाहिए, इसलिए कार्रवाई कीजिए, क्या गलती रह गई थी, उससे मैं देशद्रोही कैसे हुआ? वो तो बीजेपी की करनी है और कथनी है। अगर हम बोल रहे हैं कि राहुल जी काफ़ी देर से बोल रहे हैं गालवान घाटी में हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, वो निहत्थे भेजे गए थे, वो क्यों निहत्थे भेजे गए? और बीजेपी कह रही है कि हम ये चाइना की सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये गलत बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं है? रक्षा मंत्री पे विश्वास करें कि प्रधानमंत्री पे करें। प्रधानमंत्री जी 1 महीना पहले बोल रहे थे कोई भारत की सरहद में आया ही नहीं, और कल ही डिफेंस मिनिस्ट्री से इन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए आए थे, चाइनीज़ आए थे। तो भारत सरकार का और खासकर बीजेपी के नेताओं का खुद का स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि आए थे कि नहीं आए थे। और हम जानते हैं आए थे तो अभी इंडियन आर्मी के साथ हमारे देश की सरकार क्यों नहीं खड़ी है? जो लोग शहीद हुए हैं आज हम उनकी, आपका कहने का मतलब है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरहद में चाइनीज़ आर्मी नहीं आई, तो इनका कहने का मतलब है इंडियन सोल्जर्स गए थे चाइना के बॉर्डर पे। आप ये कहना चाहते हैं हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं वो अपनी देश की मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, और उनको सलाम करना चाहिए। और जो मोदी गवर्नमेंट और उनके जो गिने चुने जो मीडिया के लोग भी हैं जो कह रहे थे कि ये अकाउंटेबिलिटी इंडियन आर्मी की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, जो लोग वहाँ पे शहीद हुए, तो इस पे मेरे को बड़ा मायूसी होती है कि इंडियन आर्मी वो आर्मी है जो दिन रात अपना काम करती है, जिसके कारण सभी भारतीय रात को सुरक्षित घर पे सोते हैं। और आज काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं कहूँ तो विपक्ष के बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि स्टेटहुड के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से अभी नए नियुक्त हुए हैं एलजी, तो आप उस तरह की मांग उनके आगे रखेंगे कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में समस्याएं जो है वो खत्म होने का नाम नहीं। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। स्टेटहुड हमारी छीन करे कि इमोशनली हमें सेटबैक तो दिया ही गया है, और इसकी डिमांड हम करते आए हैं और करते रहेंगे, चाहे एलजी चेंज हो, चाहे प्रधानमंत्री चेंज हो। और ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो पहले महीने का काम ये होगा कि जो स्टेट का दर्जा है, राज्य का दर्जा है, वो जम्मू कश्मीर को सबसे पहले मिलेगा। साथ ही साथ वही मेरा सवाल है कि यूटी बनाने के बाद हमें नुकसान ही हुआ, बिजली का निजीकरण कर दिया, बिजली महंगी होने वाली है, प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है, आर्थिक बोझ जो है वो जम्मू और जम्मू कश्मीर के लोगों पे डाला बीजेपी ने। और अगर बीजेपी समझ रही है कि ये सब करने के बाद, जम्मू के लोगों को धोखा देने के बाद, और उसके बाद आप लास्ट में जब इलेक्शन आएगी और आप फिर से हिंदू मुसलमान करोगे और धर्म को बीच में ले आओगे और लोग बोलेंगे कि आपका साथ देंगे, ऐसा होने वाला नहीं। आज़ाद ने ये भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 370 को कोई छू नहीं सकेगा, लेकिन वो तो हट गया। सरकार हमारी नहीं थी, और 370 में मैं आपको बताना चाहूँगा 2 चीज़ें बची थी, बाकी अमेंडमेंट्स कांग्रेस के समय ही काफ़ी हो गई थी। पहले यहाँ प्रेसिडेंट होते थे, अब सीएम हुए, और काफ़ी चीज़ें होती थी, आईटी बाकी चीज़ें सब आ गई थी, काफ़ी अमेंडमेंट्स हो गई थी। उसमें 2 मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बची थी। उसमें ये था कि जो रोज़गार है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो जम्मू कश्मीर के यूथ जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होता था उन्हीं को मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो लैंड प्रोटेक्शन एक्ट जो था, हमारी जो ज़मीनें हैं उनकी सुरक्षित रहेंगी, बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। ये 2 चीज़ें आज जब बीजेपी के सामने हम खड़े होते हैं उसमें वो बैकफुट में होते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन हम जेएंडके के लोगों को देंगे। अगर आपने ये 2 प्रोटेक्शन जेएंडके के लोगों को दी तो 370 हटा के आपने क्या किया? एक ही चीज़ की, जो आप बोलते थे कि जो हमारे स्टेट का झंडा था उसको आपने हटा दिया। अगर आपने यहाँ पे, अगर आप पूरे देश में और जम्मू में बोल रहे हो कि आपने जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया, जम्मू कश्मीर में बताना चाहूँगा वो स्टेट थी यहाँ पे एक तरफ जेएंडके का झंडा लगता था और एक तरफ भारत का। 26 जनवरी को ऐसी कोई 26 जनवरी नहीं, यहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया जाता था, ऐसा कोई 15 अगस्त नहीं, यहाँ पे तिरंगा नहीं जम्मू कश्मीर में फहराया जाता था। लेकिन अगर बीजेपी झंडे के नाम पे एक निशान, एक विधान के ऊपर अगर इतनी ही दृढ़ संकल्प उनका था तो 2 साल पहले नागालैंड में उन्होंने क्या किया? आज नागालैंड में भारत का झंडा नहीं लग रहा, नागालैंड भी तो भारत का ही अंग है ना, तो बीजेपी ने वहाँ पे तिरंगे का अपमान कैसे होने दिया? तो ये सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा होता है, यहाँ उनको सूट करता है, इस करके वोट मिलेंगे तो वो ये डिसीजन ले लेते हैं। अदरवाइज ना इनको संगठन से कुछ लेना देना, ना संविधान से कुछ लेना देना, और ना लोगों से कुछ लेना देना। ये सिर्फ अपनी राजनीति करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। साफ तौर पर संगठन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब भाजपा से सवाल किया जाए तो उनका एक ही तर्क है,
संगठन मजबूत कर रहे हैं, आप इलेक्शन आने तो दीजिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव आएंगे तो किसके खेमे में सबसे ज़्यादा वोटों की बरसात होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जनता का जो मूड है कहीं ना कहीं बदल रहा है और जनता किस तरह से यहाँ पर सामने आती है लोकतंत्र के इस बहुत बड़े पर्व में, वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपको बता देती हूँ।